हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 में मैंने 90 आउट ऑफ 90 रीजनिंग में कैसे लाए। मैंने कैसे स्टार्ट किया, रीजनिंग में कैसे कैसे इम्प्रूव किया, कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं आप लोग भी। इस वीडियो में सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अदर सेक्शन की वीडियो जल्द ही आने वाली हैं और फुल मॉक स्ट्रेटजी, मॉक को कैसे अटैम्प्ट करना है, इस तरह की वीडियो भी आने वाली हैं, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करें और एक स्मार्ट और सही तरीके से आगे की तरफ प्रोग्रेस करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने रीजनिंग और अदर सेक्शंस को इम्प्रूव कर सकें। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है कि बिगिनर्स को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, बिगिनर्स फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, तो बिगिनर्स को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या उसको सिलेबस पढ़ना चाहिए या मॉक देना चाहिए या किस टीचर्स को अप्रोच करनी चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको अपनी रीजनिंग की जर्नी, जिससे आप रीजनिंग में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। क्योंकि जब नंबर सेम ही मिलना है, आप मैथ करें या रीजनिंग करें या इंग्लिश करें या जीके करें, तो आपके लिए जो ईजी पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको पहले करिए, जिससे कि आपका मार्क्स बूस्ट हो सकें, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। क्योंकि अगर आपने रीजनिंग को अच्छे से एक्यूरेसी के साथ कर लिया, 50 आउट ऑफ 50 भी लिया है अगर प्री में, तो आपका जो लोड होता है एक दो चार नंबर्स का, जैसे आप मैथ में लेवरेज ले सकते हैं या मैथ में आप दो चार नंबर, या किसी का इंग्लिश वीक होता है, किसी का जीके वीक होता है, तो अगर वो आप उसमें दो चार नंबर कम भी हो रहे हैं तो वो आप रीजनिंग से कवर हो जाएगा। तो रीजनिंग में कोशिश करिए पूरी की पूरी की 50 आउट ऑफ 50 ही आएँ, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं प्री की कट ऑफ कहाँ जा रही है, मेंस की कट ऑफ क्या हाल हो रखा है। ठीक है, इनको एटलीस्ट इतना तो करें ही करें कि 90 आउट ऑफ 90 और 50 आउट ऑफ 50 तो आना ही चाहिए रीजनिंग में। एक दो क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोई मॉडरेट आ जाता है या हार्ड आ जाता है जो किसी से नहीं बन रहा है, देन उसका नॉर्मलाइज हो जाएगा, वो सबको मिल जाएगा, या वो सबके लिए ही हार्ड या मॉडरेट होगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से जो आपको देना है वो पूरा एफर्ट रहे कि वो 50 आउट ऑफ 50 या 90 आउट ऑफ 90 होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आपका 45 40 या 47 अराउंड आ रहा है तो आपको निराश होने की, हताश होने की, नहीं मेरा तो आ ही नहीं रहा, मेरा नहीं हो पाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। 45 47 ला के भी सिलेक्शन लिया जा सकता है और बच्चों ने लिया भी है। तो रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है कि बिगिनर्स को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले फिर मॉक देना स्टार्ट किया, तो रीजनिंग में ऐसा नहीं है। मैंने जो स्टार्ट किया था, मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने रीजनिंग में कैसे अप्रोच किया कि मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकूँ। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल भी सिलेबस वगैरह कुछ भी पढ़ नहीं रखा था। रीजनिंग में क्या क्या है कुछ नहीं, मैंने सबसे पहले सिलेबस उठाया रीजनिंग का, कितने चैप्टर्स हैं उसको नोट डाउन किया या उसका एक प्रिंट निकलवा लिया। ठीक है, आप लोग भी ऐसे करिएगा कि जो लोग भी बिगिनर्स हैं, जिनको सिलेबस नहीं पता है, एक बार सारे चैप्टर्स से गो थ्रू हो जाइए, कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं। फिर आप 4 से 5 मॉक लगाइए, सेक्शन मॉक रीजनिंग के। ठीक है, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग के सेक्शन मॉक एसएससी के प्रीवियस ईयर ही लगाना है, कोई अदर मॉक नहीं लगाना है। पीवाईक्यू मॉक ही लगाइएगा सेक्शन में रीजनिंग के, बिगिनर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए भी। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है या नहीं भी पढ़ रखा है, तो आप सबसे पहले अपने एक स्मार्ट वे और कम से कम समय में रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से, टेक्स्ट बुक या ओलियो बोर्ड से आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं रीजनिंग के 4 से 5। ठीक है, आप उसमें स्कोर देखिए, आपका उसमें स्कोर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, 47 आ रहा है, जितना भी आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसमें या कोई भी बिगिनर है जिसने बिल्कुल भी सिलेबस पढ़ नहीं रखा है, उसका 20 30 25 जो भी स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो आप 4 से 5 उसको मॉक लगाइए, सेक्शनल मॉक रीजनिंग के किसी भी प्लेटफॉर्म से। प्रीवियस ईयर लगाने हैं, कोई न्यू मॉक नहीं लगाना है, जो प्लेटफॉर्म के अदर मॉक्स होते हैं वो नहीं लगाने, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू मॉक ही लगाने हैं, 4 से 5 सेक्शनल मॉक रीजनिंग के। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप एक सारे चैप्टर्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ईजिली उसको ग्रैब कर पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है और किस डायरेक्शन में पढ़ना है। देन नेक्स्ट करना है एनालिसिस ऑफ फुल सिलेबस। ठीक है, देन आप उन जो भी आपने मॉक लगाए हैं उसके बाद आपने जो सिलेबस नोट कर रखे हैं, ठीक है, या जो भी आपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला है, उसमें से आप मार्क करिए किस चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए इजी हैं, कौन से चैप्टर आपको इजी लग रहे हैं लेकिन आप उसमें स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है आप जल्दी इंप्रूव कर लेंगे, या वो चैप्टर आपको आता है, कॉन्सेप्ट्स भूल गए हैं। ठीक है,
तो उन चैप्टर्स को आप नोट करिए। देन आता है हाउ टू इंक्रीज स्कोर फास्ट। ठीक है, आपने जो चैप्टर्स नोट किए हैं अब उसमें से सिलेक्ट करिए कुछ ऐसे चैप्टर्स जिसमें आप बहुत ही जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं या बहुत ही जल्दी आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इजी टू हार्ड। ठीक है, आप उन चैप्टर्स को अरेंज कर लीजिए इजी टू हार्ड। ठीक है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इजी है, कौन सा चैप्टर आपके लिए हार्ड है, तो आप इजी को पहले अप्रोच करिए, देन आप हार्ड की तरफ जाइए। इससे आपका क्या है, आपकी मेंटालिटी, आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होता रहेगा, आपको एक रूटीन बना रहेगा, आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मुझे आ रहा है, मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो आपको सारे चैप्टर्स नोट डाउन करने हैं, उनको अरेंज करना है इजी टू हार्ड की तरफ से, देन एक एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। और इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको सेक्शनल मॉक भी देना है, एटलीस्ट अल्टरनेट डे पर एक सेक्शनल मॉक रीजनिंग का देना ही देना है। देन इसके बाद क्या करना है, चैप्टर वाइज मॉक। आपने मान लीजिए एक दिन में एक चैप्टर या 2 दिन में एक चैप्टर रीजनिंग का फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अब उसके नोट्स बना लिए कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, फिर उसको चैप्टर वाइज मॉक आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट बुक पर ईजिली मिल जाते हैं चैप्टर वाइज मॉक। ठीक है, तो आप वहाँ से चैप्टर वाइज मॉक जिस दिन आप लगाएं उसके 2 से 3 दिन तक उसके चैप्टर वाइज मॉक करें। मान लीजिए आज आपने एक चैप्टर का फिनिश कर लिया तो आज उसका एक सेक्शनल मॉक लगाइए, चैप्टर वाइज मॉक लगाइए। फिर नेक्स्ट डे फिर उसका एक चैप्टर वाइज मॉक लगाइए, और उसके जितने भी चैप्टर वर्क हों वो एक दिन में एक ही लगाए, जिससे आपका वो 3 से 4 दिन तक वो हर बार जितनी बार आप चैप्टर वाइज मॉक लगाएंगे वो रिवाइज होता जाएगा। एक दिन में सारे मॉक मत लगाइएगा, एक दिन में एक चैप्टर वाइज मॉक, फिर सेकंड डे में उसी चैप्टर का नेक्स्ट मॉक, फिर थर्ड डे में उसी चैप्टर का तीसरा मॉक। ठीक है, इस तरह से करिए, एक ही दिन में सारे मॉक्स नहीं लगाने हैं। जिससे क्या होगा ना कि आपने रिवाइज़ किया, ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा, आपने मॉक लगाया और सारे मॉक एक ही दिन में लगा लिए, फिर आप 5 दिन बाद वो माइंड से स्लिप होने लगेगा। और अगर एक दिन में एक चैप्टर का एक मॉक लगाएंगे, फिर दूसरे दिन फिर उसी चैप्टर का लगाएंगे, तीसरे दिन फिर उसी चैप्टर का लगाएंगे, तो ये मान लीजिए 5 मॉक है तो 5 दिन आपका क्या हो जाएगा, वो एक ही चैप्टर 5 बार रिवाइज़ हो जाएगा पूरा। तो इस तरह से क्या बनेगा, लॉन्ग मेमोरी बन जाएगा कि हाँ वो चैप्टर फिर आपको जल्दी नहीं भूलेगा। सेक्शनल मॉक जैसे कि मैंने बताया अल्टरनेट डे पर लगाते रहना है, और सेक्शनल मॉक का एनालिसिस करना है, चैप्टर मॉक का भी एनालिसिस करना है, सेक्शनल मॉक का भी एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं कि आपसे कितने क्वेश्चन नहीं बने वो मैंने नोट कर लिए या उसको मैंने अच्छे से देख लिया कि मैंने क्या गलती की, वो नहीं। एनालिसिस का मतलब होता है फुल एनालिसिस। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो कितनी टाइम में सॉल्व किए हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने जो क्वेश्चन सही किए हैं और आपने जो क्वेश्चन गलत किए हैं या आपसे नहीं बने हैं, तो A to Z स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। और जिस भी चैप्टर में मान लीजिए आपका कोई चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप उस क्वेश्चन को आप करने में 1 से 2 मिनट ले रहे हैं, तो उस चैप्टर को नोट डाउन करिए, क्योंकि वहाँ पर आप फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका रिवाइज़ करिए, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप टाइम क्यों ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करिए, और उस टाइम को लेस करिए, उस चैप्टर की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। किसी बुक से कर लीजिए, किरण या पिनाकल बुक, उस की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए एक्स्ट्रा 1-2 दिन, तो वहाँ से टाइम टेकिंग हर क्वेश्चन की कम हो जाएगी। देन कौन से चैप्टर आपके रॉन्ग हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, उन चैप्टर्स को नोट डाउन करिए, सिली मिस्टेक्स वाले अलग, टाइम टेकिंग वाले अलग। ठीक है, तो इस तरह से जब आप चैप्टर्स को डिवाइड कर लेंगे, 1 मंथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और रीजनिंग में आप एटलीस्ट 90% स्कोर करने लग जाएंगे। 80 to 90% स्कोर आप बहुत ईजिली करने लग जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं या उनके कॉन्सेप्ट्स ही आपने नहीं पढ़ रखे हैं, तो उसको लास्ट में रखिए कि मैं जब चैप्टर पढ़ूंगा तब उसको उन क्वेश्चंस को टैकल करूंगा या उन क्वेश्चंस को देखूंगा। मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, मान लीजिए आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, बहुत सारे मेथड्स आपने कॉपी में एक लॉन्ग नोट्स बना लिया। ठीक है, या नोट्स आपका लग रहा है कि आपके काफ़ी लॉन्ग हो गए, क्योंकि उसमें आपने क्वेश्चन लिखा, मेथड लिखा, देन एग्जाम्पल्स लिखे, तो आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिसमें सिर्फ नोट्स ही हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही लिखे रहें, जो आप भूल रहे हैं, जो आपके माइंड से बार बार स्लिप हो रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ ट्रिक बना के आप उसको याद करें शॉर्ट नोट्स में। और जब भी रिवाइज़ करें तो शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज़ करें और उसकी प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन की, उसी चैप्टर की।
देन उसके बाद आपको क्या करना है, करते करते आपका कम सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एक एक चैप्टर कंप्लीट भी करते रहेंगे और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी होती रहेगी और एक सेक्शनल की मॉक की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको पता चलता रहेगा आप ओवरऑल कितना स्कोर कर रहे हैं सेक्शनल मॉक से, कितना स्कोर आप करने लगे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में आपकी स्टडी जा रही है, क्या आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं स्कोर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका जब इसी तरह आपका 1 मंथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस या बहुत ज़्यादा हार्ड वो नहीं रहता, तो रीजनिंग का 1 मंथ इज़ इनफ। अगर आप स्लो धीरे धीरे भी करेंगे तो 1 मंथ में आपका रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा। 80-90% आप करने लगेंगे। बाकी जो होगा वो आप एक्सपीरियंस से, अपने टाइम मैनेजमेंट से और जो सिली मिस्टेक्स हैं वो फाइंड आउट करके 100% भी हो जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, रीजनिंग सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए। तो देखिए प्री में 25 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए 18 से 20 मिनट काफ़ी होते हैं कि आप 18 से 20 मिनट में रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ लोग 17-15 मिनट में भी कर लेते हैं, जिनका टाइमिंग फास्ट होता है, जिनको प्रैक्टिस ज़्यादा होती है या काफ़ी सारे सेक्शनल मॉक लगा रखे होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को 25 मिनट भी लगता है, कुछ लोग को इवन 25 मिनट से भी ज़्यादा लग जाता है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सेक्शनल मॉक की, जितना आप जिन चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रही है उन चैप्टर्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बुक से प्रैक्टिस करेंगे, सेक्शनल मॉक लगाएंगे, टाइम मैनेजमेंट रख करेंगे, ठीक है, तो उतना ही जल्दी आप उसको इम्प्रूव करेंगे। देन आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या लॉन्ग नोट्स बना रखे हैं, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए अगर आपको ठीक लगता है, आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आप उसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए और उसका 15 से 20 दिन पर एक रिवीजन स्टार्ट करें। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपके मॉक अच्छे जा रहे हैं, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नए नए मॉक्स आते रहते हैं या लाइव मॉक्स आते हैं जब, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा मिल जाता है जो हमें कॉन्सेप्ट से भूल जाते हैं। वो चैप्टर्स तो पढ़ा हुआ है, उसके अदर क्वेश्चंस हो रहे हैं जो नॉर्मल रूटीन या जो नॉर्मल फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो तो होते रहते हैं। लेकिन जब उसी कॉन्सेप्ट का कुछ अलग क्वेश्चन या कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो रेयरली पूछा जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी क्वेश्चंस को टैकल वही कर पाता है जिसका नोट्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिवीजन होता है। तो नोट्स का रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नोट्स का प्रॉपर रिवीजन करते रहें 15 से 20 दिन पर। भले ही आपके चैप्टर सॉल्व हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं, नंबर अच्छे आ रहे हैं, स्टिल आपको रिवीजन करना ही है, जिससे आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होता रहेगा। जो कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नई चीज़ें आप अपने एड्स में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते ही रहेंगे। जब आप छोटी चीज़ों को एनालिसिस करने लगेंगे, मॉक को एनालिसिस करने लगेंगे, तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी मिलती रहेंगी आपको जो आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करते रहेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। तो इसके सिलेबस में मुझे किन किन चैप्टर में प्रॉब्लम हुई थी या मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं। कुछ चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत होती है, कुछ चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। पहले से ही आप अपने आईक्यू या ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको उसमें सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप जिस भी टीचर से पढ़े हुए हैं। मैंने तो ये अरुण सर से पढ़ा था, कैरियर विल पर पढ़ाते हैं अरुण सर, बेस्ट पढ़ाते हैं क्लॉक एंड कैलेंडर। मैंने तो इन्हीं से ही पढ़ा था। बाकी आप लोगों ने किससे पढ़ा है क्लॉक एंड कैलेंडर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर सिमिलैरिटी, डिफरेंशियल, डिसीजन मेकिंग तो मेंस में आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी मेंस में आता है। वर्ड बिल्डिंग भी मेंस में आता है, जो एक एक लेटर्स आ जाते हैं या कोई वर्ड दे दिया उसके इतने इतने 4th 6th 7th 8th नंबर के लेटर्स से मिलाकर कौन सा वर्ड बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड, वर्ड बिल्डिंग हो गया। फिगर सीरीज़ तो हो जाती है। बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो PYQ बुक या किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। फिगर काउंटिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें मेथड्स होते हैं, कैसे काउंट करना है, कैसे जल्दी काउंट करना है, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो फिगर काउंटिंग मैंने अरुण सर से पढ़ा था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा तो एक दो वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। सिलोगिज्म मैंने पढ़ा था सौरभ सर से। जैसे अड्डा 24/7 पर पढ़ाते हैं सौरभ सर, मैंने इन्हीं से ही पढ़ा था, काफ़ी अच्छा पढ़ा रखे हैं। ये
जो बैंकिंग लेवल का है, तो इससे क्या होता है कि ना आप एक सिलॉगिज्म अगर अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है तो आप उसको सॉल्व टैकल करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और जो इजी क्वेश्चन है उसकी आपकी कैलकुलेट करने की या उसका आंसर फाइंड आउट करने की आपकी स्पीड बिल्ड हो जाती है अगर आप बैंकिंग लेवल का कर लेते हैं सिलॉगिज्म, क्योंकि सिलॉगिज्म में कभी कभी अच्छे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैंने बैंकिंग लेवल का ही किया था। फिर देखते हैं पेपर कटिंग फोल्डिंग, ये आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक कोई भी अच्छे टीचर की वीडियो देख सकते हैं, या आपने जो भी कोर्स परचेज़ किया हो वहाँ से देख सकते हैं। कोडिंग आपको टीचर से करना ही पड़ेगा। पेपर कटिंग तो मेरा ऐसे ही हो जाता है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही मैंने पेपर कटिंग पढ़ा है किसी से। लॉजिकल वेन डायग्राम और सिलॉगिज्म मैंने सौरभ सर से पढ़ा था, जो अभी बताया मैंने, सिलॉगिज्म और वेन डायग्राम। कोडिंग डिकोडिंग मैंने अरुण सर से पढ़ा था। देन आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये तो इजीली हो जाता है। ऑड वन आउट, ये भी हो जाता है। ऑड वन आउट अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा। क्यूब एंड डाइस मैंने अरुण सर से पढ़ा था। एनालॉगी हो जाता है, मेरा हो जाता है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो। टेस्ट एंड अल्फ़ाबेट, फिगर कंप्लीशन, तो फिगर कंप्लीशन भी हो जाता है। मेरा रेमेज हो जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट मैंने पढ़ा था। अरेंजमेंट में जो मैंने पढ़ा था सौरभ सर से भी पढ़ा था एंड अंकुश लांबा सर से पढ़ा था। तो ये भी बैंकिंग का ही पढ़ाते हैं और सौरभ सर भी बैंकिंग का ही पढ़ाते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट भी कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन ना देके इनडायरेक्ट रिलेशन दे देता है, तो उस पर अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाती है, तो अपना टाइम टेकिंग को कम करने के लिए तो आप एक अच्छा लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट ज़रूर पढ़ें, जिससे आपकी टाइम टेकिंग कम हो जाए। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और कम समय में सॉल्व करना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है आपके लिए, एक पॉजिटिव अप्रोच लाने में, एक बूस्ट और एक कॉन्फिडेंट लाने में। ब्लड रिलेशन मैंने अरुण सर से पढ़ा था। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये तो मेंस में ही आता है। इमीडिएट फिगर, मिसिंग नंबर, इमीडिएट फिगर, ये सब तो हो जाते हैं ईजिली। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फिगर एनालॉगी भी हो जाती है। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, वही डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज करना, तो ये सब तो हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस। मैंने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे ही हो जाते हैं, और ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की नीड नहीं है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस कि मुझे किन किन चैप्टर्स में प्रॉब्लम हुई, किस चैप्टर्स को मैंने कैसे पढ़ा, किन टीचर्स के पढ़ा। बाकी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीचर्स के यूट्यूब लिंक और टीचर्स को मेंशन कर दूंगा, जिससे आप लोग भी टीचर्स की हेल्प से अपने चैप्टर्स को पढ़ सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। तो मैंने किस तरह से अपने रीजनिंग सेक्शन को इम्प्रूव किया, 90 आउट ऑफ 90 गेन किए हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे स्कोर कार्ड में। तो आप लोग मेरे स्कोर कार्ड में देख सकते हैं, मैंने रीजनिंग सेक्शन में 90 आउट ऑफ 90 ही गेन किए हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको किस सेक्शन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, या मॉक को कैसे अटेम्प्ट करें, किन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, किस प्रॉब्लम से रिलेटेड या किस टॉपिक से रिलेटेड या किस सेक्शन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, या वीडियो किसी तरह के आप चाहते हैं, या इस तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं अदर सेक्शंस की भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।